हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 है, भौतिक विज्ञान का रहेगा। भौतिक विज्ञान में हमारा लेसन 4 चल रहा था, तो ये उसका लास्ट वीडियो है। ठीक है, लास्ट वीडियो है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और इसमें आज हम आपको कराने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन होता क्या है, इसके बारे में हम सारी जानकारी करेंगे। ठीक है, देखिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये क्या है, चुंबक है। और एकदम प्रबल चुंबक रखी जाती है, ये भी आपकी चुंबक है। ये देखिए ये रखा हुआ है मैग्नेट। आपको चित्र दिखा दे रहा हूं मैं, इस तरीके का इसका चित्र रहता है। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। मैग्नेट के बीच में डी आकार के दो धातु के गोले। देखिए ये जो डी आकार के है ना, ये इस तरीके के यहाँ पर क्या होते हैं, दो डी आकार के गोले होते हैं। ठीक है, इस तरीके से खोखले धातु के गोले होते हैं। ठीक है, अब ये रचना वचना में सारी चीजें आपको कराऊंगा, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, पहले समझते हैं ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं पूरी चीज समझाऊंगा। हर चीज आपको एकदम बखूबी समझ में आ जाएगा, इसे पेपर तक तो भूलो नहीं। ये देखिएगा साइक्लोट्रॉन, इसका आविष्कार कब हुआ था, 1934 में हुआ था। और लॉरेंज और लिविंगस्टन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, लॉरेंज और लिविंगस्टन। अब इसकी परिचय देख लीजिएगा, क्या है साइक्लो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन आदि तथा आयनों को अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में किया जाता है। इसका जो उपयोग है, साइक्लो इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, साइक्लो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम धन आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित गति प्रदान करते हैं, अर्थात इनको उच्च वेग देते हैं। या आयनों को कैसे, या हम आयन स्पेशली धन आयनों को, ठीक है, इससे धन आयनों को उच्च ऊर्जा का वेग देकर उनको त्वरित करते हैं, अर्थात उनके वेग की गतिज ऊर्जा को बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, गतिज ऊर्जा, क्योंकि उसका वेग बढ़ेगा मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे धनावेशित कण कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन की ऊर्जा हमको बढ़ानी है, उसकी गतिज ऊर्जा हमको बढ़ानी है। ठीक है, तो उनको वेग उसका बढ़ाना है, तो हम किसके, साइक्लो इलेक्ट्रॉन के द्वारा बढ़ा सकते हैं। अब भाई इसका सिद्धांत, ठीक है, ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये करता है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके आवेशित कण को बार बार एक ही वैद्युत क्षेत्र से गुजारकर उसके वेग को, यानी उसके ऊर्जा को, यानी कि उसको अति उच्च ऊर्जा तक, यहां पे लिख देंगे अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। तो यहां पे देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके आवेशित कण को इसको मत लिखना, इसको मत लिखना और इसको मत लिखना। आवेशित कण को बार बार एक ही वैद्युत क्षेत्र से गुजारकर उसको अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। यानी कि एक ही चुंबकीय क्षेत्र, भी सिद्धांत आपको तब समझ में आएगा जब क्रियाविधि कराऊंगा। बीज के बीच में, इसमें कहा बीज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति बीज के अंदर आवेशित कण की परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। इसके दो, यानी कि दो बोल दीजिए, एक का ही दूसरा रूप है। ये इसका सिद्धांत है। अब सिद्धांत के बाद में इसकी करती है रचना। इसमें क्या क्या चीज होती है, देखिए मैंने क्या बताया था, इसके अंदर ऐसे डी आकार के दो धातु के खोखले गोले होते हैं, D1 और D2, जिनको हम डीज कहते हैं। तो रचना क्या है, इसमें डी आकार के दो क्षैतिज खोखले धात्विक खंड D1 व D2 होते हैं, जिन्हें हम डीज कहते हैं। इनको डीज कहते हैं भाई, डी आकार के है ना, इसलिए इनको डीज कहते हैं। डीज एक दूसरे से अल्प अंतराल पर, यानी बिल्कुल पास में रखे रहते हैं। ठीक है, एक बहुत ही पास में, बिल्कुल एकदम छुपके हुए, थोड़ा सा दूर रहता है। बीज के बीच 10⁵ वोल्ट कोटि का उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। बीज के बीच 10⁵ वोल्ट का
उच्च कोटि का विभवांतर, प्रत्यावर्ती विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। डीज के बीच में क्या होता है, एक हैवी प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ दिया जाता है। ये देखिए, ये जोड़ दिया यहाँ पर उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत। तो डी, दोनों डीजों को एक उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। डीज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दिया जाता है। मैंने क्या क्या चीज बताई थी देखिएगा बस। और 10 की पावर -6 और डीज के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में 10 की पावर -6 पारा इतना दाब तक निर्वातित किया जाता है। डीज के बीच केंद्र आयन स्रोत रखा जाता है। डीज के डीज के बीच केंद्र पर एक आयन स्रोत रखा जाता है। देखिएगा 4-5 बातें हैं मैं आपको सिखाऊंगा दूध, ठीक है। अब देखिएगा मैं आपको सिखाता हूं, दूध को बंद कर दो। मैंने क्या क्या चीज बताई, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सारी चीजों को मैं यहाँ पर बोलता रहूंगा और चित्र एक बनाता रहूंगा सुंदर सा। रचना, इसकी जो रचना होती है साइक्लो इलेक्ट्रॉन की रचना क्या होती है भाई, कि इसमें डी आकार के दो धातु के गोले, ये देखिएगा एक डी आकार का धातु का गोला, एक ऐसे ही समझ जाना, इससे ही आप समझ जाओगे। डी आकार के दो धातु के गोले होते हैं जिनको मैं एक को D1 और एक को D2 बोलते हैं। इनके बीच में बहुत ज्यादा यानी कि अल्प अंतराल होता है। कैसा अल्प अंतराल? अल्प अंतराल का मतलब इनके बीच में बहुत बहुत कम गैप रहता है, बहुत कम गैप, बहुत ज्यादा कम गैप रहता है, यानी कि बहुत सूक्ष्म, थोड़ा सटे हुए होते हैं एकदम, ठीक है। इनको एक उच्च प्रत्यावर्ती स्रोत, उच्च प्रत्यावर्ती स्रोत, ये देखिए उच्च प्रत्यावर्ती स्रोत, ये उच्च प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इनके बीच में एक आयन स्रोत, ये क्या है, एस आयन स्रोत, इनके बीच में एक आयन स्रोत रख दिया जाता है जिससे आयन निकलता है, बस ये इसकी रचना। और हाँ, इनके चारों तरफ एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, इनके चारों तरफ क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यानी ऊपर और नीचे, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इनके दोनों तरफ ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ये और ये क्या है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। ये इन दोनों, ये डीज हैं, एक ये D1 हो गया, एक ये D2 हो गया। इनके बीच दोनों तरफ क्या कर देते हैं हम, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रख देते हैं। तो चित्र इस तरीके से आप बना लोगे, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताइए, आपको ये चीज तो पता होगा जब कोई, जैसे कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, मान के चलो ये चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण प्रवेश करता है v वेग से, तो वो एकदम वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लग जाता है, ये चीज आपको पता होगी। अब इसकी क्रियाविधि समझो। जब ये जो डीज जो होती है, ये डीज, ये वाली जो डीज है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से, वोल्टेज स्रोत से जुड़ी होती है। तो इससे एक धन आवेशित कण, इससे एक आयन इस तरह से एक आयन निकला, ठीक है। इससे एक आयन उस समय निकलता है जिस समय D2 ऋणात्मक विभव पर होता है। जब मान लीजिए ये ऋणात्मक विभव पर है और ये आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जैसे ही यहां पर ये धन आवेशित कण, जैसे ही, क्योंकि भैया धन आवेशित और ऋण आवेशित के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, तो ये इधर की ओर मूव करेगा, तो इससे एक आयन स्रोत निकलेगा, इधर प्रवेश करेगा। जैसे ये इधर प्रवेश करेगा तो इसके चारों तरफ क्या लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। इसके चारों तरफ क्या लग रहा है, ऊपर एक N है, नीचे आपका S, यानी कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जैसे ही आयन इसके अंदर प्रवेश करता है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये इस तरीके से घूमने लगता है, वृत्ताकार घूमता जाएगा और लगातार इसका जो त्रिज्या है, घूमने का जो पथ है, वो बढ़ता जाता है और लास्ट में इतना तेज हैवीली घूम घूम के और लास्ट में ज्यों करके बाहर निकल जाता है, यूं करके बाहर निकल जाता है। एक यहाँ पर एक पत्ती लगी होती है, उससे बाहर निकल जाता है, ऊर्जा इस तरह से बढ़ जाती है। बात समझ में आएगा किस तरीके से, तो ये इसकी सिंपल सी क्रियाविधि है।
चलो तो इसकी अब क्रियाविधि को पढ़ लेते हैं। क्रियाविधि क्या है, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, मैंने क्या क्या बताया वही चीज कि एम द्रव्यमान तथा प्लस क्यू आवेश का एक आयन आयन स्रोत से उस समय निकलता है जब D2 ऋण विभव पर होता है। यह आयन वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के, यहां पे लिख दो कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण D2 की ओर त्वरित होकर V वेग से प्रवेश करता है। ठीक है, V वेग से प्रवेश कर जाता है। मैंने बताया था अभी कि यहां पर ये देखिएगा, इससे निकलेगा और जैसे ये D2 की ओर प्रवेश करेगा और इस तरीके से घूम घूम के ज्यों करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हालांकि D2 इधर बनाना चाहिए था, D1 इधर बनाना चाहिए, इस तरीके से ऐसे घूमेगा, जूम करके बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, इसको ये देखिएगा, इसको आप D2 बोलो, इसको D1। ये D2 जब ऋणात्मक विभव पर होता है तो इससे एक आयन निकलेगा, इस तरीके से प्रवेश करेगा D2 में। फिर ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तरीके से घूम घूम के ऐसे करके और एकदम बड़ी त्रिज्या का मार्ग लेगा और ऐसे घूम के फट्ट दिशा यहाँ पर निकलेगा और यहाँ से एकदम भाग जाएगा विवेक से, इस तरीके से निकल जाता है। तो यही है कि भैया उस समय निकलता त्वरित होकर, जब D2 ऋण विभव पर होता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण यह जो कण है V वेग से त्वरित होकर D2 में प्रवेश कर जाता है। डीज के भीतर प्रवेश करते ही यह आयन चुंबकीय क्षेत्र के कारण R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल V से गति करने लगता है, नियत चाल से V वेग से गति करने लगता है और आयन वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इसे चुंबकीय बल से प्राप्त होता है और ये लगातार घूमता हुआ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, घूमता हुआ बाहर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है, ऐसे लिख दीजिए, घूमता हुआ बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसको जो अभिकेंद्रीय बल है वो कहां से मिल रहा है, ये मिल रहा है चुंबकीय बल से। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। अब ये देखिए, यहां पर ये घूमा था, यानी कि ये डीज थी, यहां पर कोई आयन स्रोत से इस तरीके से कोई आयन निकला, ऐसे ऐसे करके, और ये बाहर निकल गया V वेग से, और R त्रिज्या का इसने वृत्ताकार पथ, यानी कि ऐसे और ऐसे घूमा और बाहर निकल गया V वेग से। तो मतलब इसका जो केंद्र पर मान ली S स्रोत है और ये R त्रिज्या का इसने कवर किया, और यहाँ पर M द्रव्यमान का ये आवेशित कण था और इस पर आवेश कितना था, प्लस Q कूलम इस पर आवेश था। तो इसका जो अभिकेंद्रीय बल है, यानी कि इसको जब कोई कण वृत्तीय गति में घूमता है, जब कोई कण वृत्तीय गति इस तरीके से जू जू गोल गोल घूमेगा तो उस पर क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल। और ये अभिकेंद्रीय बल इसको कहां से मिलेगा, चुंबकीय बल से मिलेगा। चलिए, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला mv²/r होता है। चुंबकीय बल का फॉर्मूला QV sin थीटा, QVV sin थीटा। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबवत, क्योंकि जब कोई वृत्ताकार पथ पर त्रिज्या के सापेक्ष देखें इस तरीके से तो 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि त्रिज्या का प्रत्येक खंड उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि वृत्ताकार परिधि पर घूमता हुआ प्रत्येक कण त्रिज्या के सापेक्ष या उसके केंद्र के सापेक्ष कैसा कोण बनाता है, 90 डिग्री का, इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोण नहीं आएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसलिए ये आ जाएगा। यहां से सीधे सीधे मैं R का मान निकालू, पहले तो देखिएगा R का मान निकालू, तो R इधर चला जाएगा, तो mv²/QVV और ये हो जाएगा R। तो इस V से ये वाला कट जाएगा, mv/QV निकल जाएगा R। तो R बराबर कितना आ गया, mv/QV आ गया। अब यदि मैं इसका आवर्तकाल निकालने लगूं, क्या निकालने लगूं, आवर्तकाल निकालूं, स्मॉल t। ठीक है, आवर्तकाल तो मैं मान के चल रहा हूं एक पूरे चक्कर की नहीं, अर्ध आवर्तकाल, यानी कि देखिए जैसे मैंने नोट्सों में लिख रखा उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि आयन द्वारा डीज के भीतर अर्धवृत्त में लिया जाने वाला समय, यह आयन का आवर्तकाल।
या आप सीधे सीधे आवर्तकाल निकालो, अर्ध में मत निकालो, सीधे आवर्तकाल निकालो। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो आवर्तकाल बराबर समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। जब भी कभी भी हम वृत्त का आवर्तकाल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, परिधि। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे वृत्ताकार पथ की परिधि, दूरी कितनी इसने चली होगी वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर, और नीचे लिख देंगे चाल। तो टी बराबर, आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से, आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे, टी बराबर वृत्त की परिधि 2 पाई आर और चाल v हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू, और ये कितना आर का मान कितना आया था, एम बी अपॉन क्यू वी, कितना आया था एम बी अपॉन क्यू वी, और नीचे v हैगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्यू वी इंटू ये v, ये वाली चीज आपकी नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी और पाई की 2 पाई इंटू इस वाली चीज की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी एम वी में, v से v कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t बराबर 2 पाई m अपॉन क्यू वी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक, ये आवर्तकाल निकल आया। ठीक, अब आगे अनुनाद उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती विभव, तो V0 बराबर 1 आवर्तकाल, यानी आवृत्ति निकालने लगे सीधे सीधी बात, तो इसको आवर्तकाल 1/t कर देते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम उलट देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आवृत्ति आप निकालने लगो, आवृत्ति तो 1 आवर्तकाल, 1/2 पाई m अपॉन क्यूबी, क्यूबी ऊपर चला जाएगा तो क्यूबी अपॉन 2 पाई m, ये इसकी आवृत्ति निकल जाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे साइक्लोइलेक्ट्रॉन की कुछ सीमाएं हैं कि साइक्लोइलेक्ट्रॉन के द्वारा अनावेशित कणों जैसे कि न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई वो अनावेशित है, क्योंकि इससे तो धनावेशित कणों को या आयनों को त्वरित किया जाता है। साइक्लोइलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित नहीं कर सकते क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। साइक्लोइलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेशित कणों का वेग इतना भी नहीं बढ़ाया जा सकता कि वह प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए। भाई साइक्लोइलेक्ट्रॉन वेग को बढ़ाता है, साइक्लोइलेक्ट्रॉन वेग को जू करके बढ़ा देगा, लेकिन इतना भी ना बढ़ा दे कि प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए किसी भी कण का। तो साइक्लो इलेक्ट्रॉन जो होता है, साइक्लो इलेक्ट्रॉन आवेशित कणों, धन आवेशित कणों के वेग को बढ़ाता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ा देता कि वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, यानी वेग बढ़ाएगा, प्रकाश के वेग सदैव कम रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये साइक्लो इलेक्ट्रॉन का पूरा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दे देखिएगा, ये है साइक्लोइलेक्ट्रॉन, बहुत बड़ी मशीन टाइप की होती है, ऐसा ही नहीं छोटा सा, बहुत बड़ा एक घर टाइप का होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये है आपका, इसके अंदर ऐसे होता है, यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती स्रोत से इसको आवेश देते हैं तो इस तरीके से घूम के ज्यों करके यहाँ पर निकल जाता है। इस तरीके से हम आयनों का क्या बढ़ा देते हैं, वेग बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए और देखिए मैं आपको चित्र और दिखा दे रहा हूँ, चित्र आपको किस तरीके से बनाना है। ये चित्र बना हुआ है, ये इसका चित्र है, आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक, चलिएगा।